Welcome to my YouTube channel English for You, and today we are going to discuss formal letter writing. Formal letter writing में जो हमने आज टॉपिक पिक किया है that is placing orders. Now placing orders letter writing we have for classes 10th, 11th and 12th CBSE board. Okay, and for classes 11th and 12th the marks allotted for this question is 6 and for class 10th it is 8 marks. Now I am going to give you tips how to write a flawless letter so that you can score full marks in letter writing. किस तरह से आपको flawless letter लिखना है and how you can score full marks. Okay, so let us begin with the split up of marks first. कि मार्क्स का स्प्लिट अप कैसा होता है, तो हमें किस हिसाब से कंटेंट लिखना है, हमारा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए कि हम फुल मार्क्स को स्कोर कर सकें. फॉर्मेट के लिए 1 मार्क अलॉटेड होता है बोथ फॉर 11th, 12th एंड इवन फॉर 10th. कंटेंट इज़ फॉर 3 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन इज़ फॉर 2 मार्क्स फॉर क्लासेस 11th एंड 12th. और वहीं पर क्लास 10th के लिए कंटेंट 4 मार्क्स का हो जाता है एंड एक्सप्रेशन 3 मार्क्स का. तो ये है हमारा स्प्लिट अप लेटर राइटिंग का. आप कोई भी लेटर ले लीजिए, कैसा भी फॉर्मल लेटर ले लीजिए, लेकिन सबका मार्क्स का स्प्लिट अप सेम रहेगा फॉर क्लासेस 10th, 11th एंड 12th. नाउ व्हेन यू आर प्लेसिंग ऑर्डर्स, आइदर यू प्लेस एन ऑर्डर एज एन इंडिविजुअल or you place an order as a firm or an institution or an organization. मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो या तो आप एज एन इंडिविजुअल ऑर्डर प्लेस करते हो या फिर आप किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑर्डर प्लेस करते हो. तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों टाइप के प्लेसिंग ऑर्डर्स में, वो मैं आगे चलकर क्लियर करती हूँ. ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मेट बिगिन करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, व्हाट डू वी राइट फर्स्ट? द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट इज़ द सेंडर्स एड्रेस और यू कैन कॉल इट द राइटर्स एड्रेस. एज फॉर द राइटर्स एड्रेस, whosoever is writing the letter, the address has to be stated. एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि पूरा का पूरा लेटर लेफ़्ट अलाइंड होता है. ओके, लेफ़्ट अलाइंड है तो मार्जिन के बिल्कुल बगल से आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भी लेटर लिख रहा है, यानी आप राइट एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल और एज अ फर्म, आप उनका एड्रेस लिखेंगे. ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग, यू गॉट टू लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द एड्रेस एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू राइट इज़, इसके बाद आप क्या लिखते हो, यू राइट द एक्सपैंडेड डेट. एक्सपैंडेड डेट का यहाँ पर मतलब हो गया कि आज जैसे अगर हमको लिखना है, मार्च में हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम 3/2021 ऐसे लिखा, तो ये गलत है, हमें ऐसे नहीं लिखना है. वी हैव टू राइट डाउन 1st March 2021. This is the correct way of writing date in a letter. Okay, after writing the date again we got to leave a line. ठीक है ना, फॉर्मेट के हर पार्ट के बाद हमें एक लाइन गैप देना है टू डिफ्रेंशिएट कि हमारा फॉर्मेट कैसा चल रहा है, हमने कहाँ पर क्या लिखा है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली क्लियर दिखे. तो उसके लिए हर पार्ट के बाद हम एक लाइन गैप देते हैं. एक्सपैंडेड डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे रेफरेंस नंबर. अब देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी फर्म की तरफ से ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आप रेफरेंस नंबर ज़रूर लिखेंगे. अब ये रेफरेंस नंबर क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या फर्म हो, जब वो कोई लेटर ड्राफ्ट करता है ऑफिशियली, तो हर लेटर को एक कोड यानी कि एक नंबर अलॉटेड होता है, ताकि जब भी उसे ज़रूरत हो वो उस नंबर पे लेटर को रेफ़र कर सके. ठीक है, तो ये रेफरेंस नंबर कहलाता है. अगर आप एज इंडिविजुअल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको रेफरेंस नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप एज अ फर्म और एज एन इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के बतौर आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप रेफरेंस नंबर ज़रूर लिखेंगे. अब
प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस, हाउ टू क्रिएट दिस रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर जो है उसको क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, जो भी आपका फर्म है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, एक स्कूल का ही ले लेते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है उसका आप शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करोगे, क्या हो गया, DPS। ओके, सो नाउ यू विल राइट डाउन दिस DPS, put a slash and then write letter number. Letter number is going to be imaginary. ये आप कोई भी imaginary number लिख सकते हो। After that you put a slash again and then you write the year. That is, now we are in 2020. So DPS slash 05 slash 2020. So this is how we create reference numbers. इस तरह से आप किसी भी फर्म का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का रेफरेंस नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया रेफरेंस नंबर, जो कि कब लिखा जाता है, when we are placing an order as a part of an institution or as a firm. After this we need to write the receiver's address. अब ये receiver's address क्या होता है, मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं हमें उसका एड्रेस लिखना है। उसका एड्रेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेजिग्नेशन लिखते हैं। हम किसी फर्म के पास अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं हम उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी पोस्ट लिखेंगे। मान लीजिए हमारा लेटर जा रहा है मैनेजर को, तो हम लिखेंगे द मैनेजर। ये हो गई डेजिग्नेशन। रिसीवर्स एड्रेस में फर्स्ट लाइन में डेजिग्नेशन आता है, किसका, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका। सेकेंड लाइन में आप फर्म, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। अब जैसे हमने बोला गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन, द मैनेजर गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन, तो हमने गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन सेकेंड लाइन में लिखा। थर्ड लाइन में हम लिखते हैं प्लेस, हमने प्लेस लिखा। एंड इफ़ यू कैन राइट द पिन नंबर पुटिंग अ हाइफन, डू राइट। ओके, इफ़ यू कैन नॉट क्रिएट द पिन नंबर, लेट इट बी। You just write first line designation, second line name of the firm or an institution, and in the third line you write down the place. तो ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक और कैच है, प्रॉब्लम ये आती है कि सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन की जो पोजीशंस हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। बोर्ड दोनों अलाउ करता है, अगर आप सब्जेक्ट पहले लिखते हो तो भी, और अगर आप सैल्यूटेशन पहले लिखते हो तो भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। तो आप इसको बोथ वेज लिख सकते हो, सब्जेक्ट पहले या सैल्यूटेशन पहले। हमने इस लेटर में सब्जेक्ट को पहले लिया है। सब्जेक्ट मतलब आपका ऑर्डर प्लेस करने का मोटिव क्या है, व्हाट आर यू राइटिंग द लेटर फॉर, ओके, दैट इज़ रिटन इन द सब्जेक्ट। बेसिकली किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर। किस चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हमको स्ट्रेट अवे उसी को लिखना है सब्जेक्ट के सामने। सब्जेक्ट बहुत लेंदी नहीं होता है, लंबा सेंटेंस नहीं होता है। इट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। यू कैन सिंपली राइट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, सामने आप आइटम लिखिए कि आप कौन से आइटम का या कौन से गुड्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज द सैल्यूटेशन। रिमेंबर, ऑलवेज एवरी पार्ट ऑफ द फॉर्मेट वी आर लीविंग अ लाइन गैप। अब हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, सर स्लैश मैडम, फिर से एक लाइन गैप छोड़ेंगे, एंड देन वी बिगिन विथ पैरा 1. Now what do we write in para 1? Para 1 we are going to talk to the firm about what orders are we wanting to place. जो भी ऑर्डर हम प्लेस करना चाहते हैं हम उसके बारे में बताएंगे. We are going to tell about that. Okay, so we'll say
there are various ways of writing para 1. How to introduce, how to begin your letter. I will be showing you on your screen para 1 written in 2 different styles. 2 अलग अलग स्टाइल में हम लेटर को कैसे बिगिन कर सकते हैं, आप उसको para 1 में देख लीजिए. ओके, दैट विल बी द कंटेंट फॉर para 1. ये 2 अलग अलग स्टाइल्स हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दोनों स्टाइल्स दिख रहे हैं. अब हम para 1 कंप्लीट करने के बाद सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स मेंशन करते हैं कि हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसकी क्या डिटेल्स हैं. डिटेल्स को प्लेस करने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं. ज़रूरी नहीं है हर बार हम बॉक्स बनाएं. कई बार अगर हम एक सिंगल आइटम का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हम उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लेकिन मान लीजिए अगर आप फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, बुक्स का, स्टेशनरी का, मतलब इन सारी चीज़ों का अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप अपने सेकंड पैराग्राफ में बॉक्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें आप लिखेंगे सीरियल नंबर. इसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ द आइटम. थर्ड कॉलम में आप मेंशन करोगे डिस्क्रिप्शन एंड फोर्थ कॉलम में आप मेंशन करोगे क्वांटिटी. नेम ऑफ द आइटम, अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ऑर्डर प्लेस करते हैं. अगर आपको एक टेलीविज़न सेट चाहिए, एक एलसीडी चाहिए, ऑफिस के लिए आपको एक बड़ा सा एलसीडी चाहिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको एलसीडी कौन सी कंपनी का चाहिए, सैमसंग का, पैनासोनिक का, एलजी का, और कितने इंचेस का चाहिए, ये आपको उसमें स्टेट करना पड़ेगा. तो ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे. एलजी एलसीडी ये आपने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में आपने इंचेस मेंशन कर दिया, और क्वांटिटी में आपको कितना चाहिए आप वो लिखेंगे. इसी तरह से अगर हम सीलिंग फैंस का ऑर्डर उसी लिस्ट में डाल रहे हैं कि हमें सीलिंग फैंस भी चाहिए, तो सीलिंग फैंस भी आपको कौन सी कंपनी के चाहिए आपको मेंशन करना पड़ेगा और कितनी क्वांटिटी में चाहिए मेंशन करना पड़ेगा. वाटर कूलर चाहिए, वाटर कूलर के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बॉक्स में लिखेंगे. सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ हम ऑर्डर की डिटेल्स स्टेट करते हैं. इसके बाद आता है थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में आप क्या स्टेट करोगे, आप ये बोलोगे कि आप क्या रिस्पॉन्स चाहते हो अपने लेटर का. यू एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स. ओके, आप उसमें मेंशन करेंगे कि आप एक डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है उस पर. आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी जो है वो टाइम पर हो जाए, दैट इज़ टाइमली डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट्स. इसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी गुड्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, ये आप उसमें स्टेट करेंगे. इसके बाद अगर आप कोई एडवांस पेमेंट देते हो, अगर आपने एडवांस पेमेंट किया है तो आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में उसको भी स्टेट करोगे कि एडवांस पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपने कितने रुपीस का किया है. बेसिकली जो हमारा अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज होता है, उसका 10% अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कैलकुलेट करके 10% जो अमाउंट होता है उसको आप एज एडवांस पेमेंट देते हो. तो मान लीजिए कि अगर आपका टोटल परचेज़ 1 लाख का है तो आप 10,000 एडवांस पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट दोगे. तो आखिरी स्टेटमेंट यहाँ पर आप एनक्लोजर के बारे में डालोगे कि आपने एक डिमांड ड्राफ्ट एनक्लोज किया है कितने रुपीस का. ये हो गया हमारा लेटर का पूरा कंटेंट. नेक्स्ट इज़ थैंकिंग यू. आप थैंकिंग यू लिखेंगे आफ्टर अ लाइन गैप. फिर एक लाइन गैप के बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे. सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, योर्स ट्रूली या फिर सिंसेरली या फेथफुली, ये लिखा. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हैं नेम एंड आफ्टर दैट यू राइट डेजिग्नेशन.
ठीक है, अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है लाइब्रेरी की बुक्स के लिए तो मैं अपना नाम लिखूँगी और नीचे डेजिग्नेशन में लाइब्रेरियन लिखूँगी, ठीक है ना। तो ये हो गया लेटर। अब इसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद हमें लिखना है एनक्लोजर। हमें ये भी बताना है कि हमने लेटर के साथ क्या अटैच किया है। एनक्लोजर मतलब लेटर के साथ जो आपका अटैचमेंट है वो आप बताओगे। सो एनक्लोजर में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ डैश, मतलब जो भी अमाउंट का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है वो आप अमाउंट इसमें फिल करोगे। ड्रॉन इन फेवर ऑफ, ड्रॉन इन फेवर ऑफ किसके फेवर में ड्रॉ किया, बैंक का नाम और जगह लिखेंगे कि कौन से बैंक के नाम पर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है और कौन सी प्लेस। अब ये प्लेस कौन सी होगी, वो प्लेस जो आपने रिसीवर एड्रेस में लिखी है, यहाँ पर भी आप वही प्लेस लिखेंगे। मान लीजिए गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन को आपने लेटर लिखा था दिल्ली, न्यू दिल्ली में, तो यहाँ पर भी हमने बैंक ले लिया SBI, न्यू दिल्ली। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। आई होप आपको प्लेसिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको जो फॉर्मेट दिखाया था वो पार्ट्स में दिखाया था कि पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। अब अपनी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको पूरा एक रिटन लेटर दिखाती हूँ। आप उस लेटर को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से क्या लिखना है। एक और सजेशन मैं आपको दूंगी, आपको मैं एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि एग्ज़ाम्स में ऑर्डर प्लेसिंग के लिए कौन कौन से टाइप के लेटर्स आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए स्टार्टिंग का हमारा पैराग्राफ सेम रहता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। बीच में चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट की, आइटम की डिटेल्स, यानी कि जो भी हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, जिसका भी हम ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स चेंज हो जाती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ये जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है ना कि प्लेसिंग ऑर्डर इस चीज़ का, प्लेसिंग ऑर्डर इस चीज़ का, आप इन सब का एक सेकंड पैराग्राफ वाला जो टेबल है उसको प्रिपेयर करके रख लीजिए। कंटेंट पैरा 1 का सेम, कंटेंट पैरा 3 का ऑलमोस्ट सेम। व्हाट चेंजेस इज़ द कंटेंट ऑफ पैरा 2 जहाँ पर आपने अपने ऑर्डर का टेबल बनाया है। तो ये टेबल आप बना के रख लीजिए सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू नो व्हाट यू हैव टू राइट। ओके, अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। हमने नेम ऑफ़ द आइटम दिया, डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्शन का कॉलम जो है ना वो आप स्किप भी कर सकते हो। अब स्टेशनरी का अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कि ऑफिस में मीटिंग है, उसके लिए हमको स्टेशनरी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम स्किप कर दीजिए। खाली आप नेम ऑफ़ द आइटम लिखिए और क्वांटिटी लिखिए, आपको कितनी क्वांटिटी है चाहिए। अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपने घर के लिए फ़र्नीचर का ऑर्डर प्लेस करते हैं, फ़र्नीचर का ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखोगे आपको नहीं मालूम, तो आप पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो कि आपने कैटलॉग को रेफ़र किया, कई सारे कैटलॉग्स को रेफ़र किया और आपको ये वाला कैटलॉग ज़्यादा पसंद आया, तो कैटलॉग में जो आपके कोड्स दिए होते हैं ना, फर्नीचर के कोड्स, डिस्क्रिप्शन में आप उन कोड्स को लिख सकते हो। तो ये थोड़े से तरीके होते हैं अलग अलग जहाँ पर हम खुद अपना नॉलेज को यूज़ करके लेटर को ईज़िली ड्राफ्ट कर सकते हैं। आई होप प्लेसिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इट फ्लॉलेसली, you all would have understood. Now you take a copy and a pen and write down the entire format. पूरा फॉर्मेट लिखिए। इसके बाद जो आपको लिस्ट दी हुई है उन ऑर्डर्स के टेबल्स बनाइए so that it becomes easy for you when you attempt this question in your examination. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा and if you have really liked this video, please like, share and subscribe to my channel for more videos to be coming up soon. Thank you.